आज इस क्लास में क्लास 9 की साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर नंबर 11 और फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को इसी क्लास में फिनिश करेंगे, तो बहुत ध्यान से क्लास को अटेंड करना है ताकि क्लास के लास्ट तक इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके पहले हमने फिजिक्स से रिलेटेड 3 चैप्टर्स पढ़े। मोशन, जिसमें हमने समझा कि कोई वस्तु कितनी फास्ट मूव हो रही है या स्लो मूव हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। लेकिन इस चैप्टर में हमने ये नहीं समझा कि जो मोशन फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, या कोई वस्तु रेस्ट पे आ जा रही है या चलना स्टार्ट कर दे रही है, उसका रीज़न क्या है। उसके लिए हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने समझा कि कोई वस्तु का मोशन हो रहा है तो फोर्स की वजह से हो रहा है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा, जिसमें एक स्पेशल टाइप की फोर्स के बारे में बात की जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम वर्क और एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई वस्तु में फोर्स लग रहा है तो फोर्स बगैर एनर्जी के तो नहीं लग सकता। अगर किसी वस्तु में फोर्स लग रहा है तो जो वस्तु फोर्स लगा रही है उसमें तो एनर्जी होगी, तभी तो फोर्स लग सकता है। एक पर्सन है, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, उसको बोलो फोर्स लगाने के लिए तो कैसे लगाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। इसका मतलब मोशन वाला चैप्टर, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक चैप्टर को तुम समझते हो, दूसरे चैप्टर को तीसरे सीक्वेंस से पढ़ते हो, तो बहुत बेहतर ढंग से फील कर पाओगे वर्क और एनर्जी वाले चैप्टर को भी। यानी एनर्जी होगी तो फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो किसी वस्तु का मोशन होगा, तो सारे चैप्टर लिंक हो गए ना। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो समझेंगे वर्क क्या है। वर्क डिफरेंट कंडीशन में कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो जाता है। एनर्जी में हम 2 टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम समझने वाले हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, यानी W/T जिसका फार्मूला होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्क क्या है, वर्क कैसे डे टू डे लाइफ से डिफरेंट होता है फिजिक्स में वर्क। तो फिजिक्स में अगर चीजों को डिफाइन करना, अच्छे ढंग से समझना, तो उससे रिलेटेड फार्मूला तुमको आना चाहिए। अगर फार्मूला आ गया और उस फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग तुमको हो गई तो बहुत अच्छे से फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तुम ऐसे सोचना शुरू करोगे ना तो सही से सोच नहीं पाओगे, आंसर गलत होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में जो वर्क होगा वो डे टू डे लाइफ के वर्क से डिफरेंट होता है। तो फिजिक्स के फार्मूले को पकड़ के अगर एक्सप्लेनेशन दोगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे कि फिजिक्स की भाषा में किसको वर्क बोलेंगे और डे टू डे लाइफ के वर्क से फिजिक्स का वर्क कैसे डिफरेंट है। तो वर्क का जो बच्चों फार्मूला है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। वर्क को लिखने के लिए WORK वर्क, और ये W से हमने लिख दिया डन। F मतलब फोर्स, फोर्स के ऊपर ऐसे तीर लगा दूंगा, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब के बारे में मैंने मोशन वाले चैप्टर में डिटेल में समझा। फिर एक ऐसे डॉट लगा देंगे। S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर मैंने इस तरह से एरो लगा दिया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, ठीक। अब अगर हम इसको वर्क को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है। फिर से बोल रहा हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पे लिख दो, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब तुम ये बोलोगे कि क्या 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है? हाँ, डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही वर्क होता है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन इसका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आया जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अब वर्क की यूनिट हम निकालते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। तो मैंने बताया है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है तो फार्मूले से निकालेंगे। देखो बच्चों, फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं SI यूनिट में।
तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। या एसआई यूनिट में न्यूटन मीटर को हम बच्चों जूल भी बोलते हैं, तो स्मॉल में जूल लिख दो। किसी साइंटिस्ट का नाम अगर यूनिट है तो स्मॉल लेटर से उसको लिखा जाता है, लेकिन अगर एक लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैपिटल में लिखा जाता है। तो यानी न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं। तो वर्क की जो यूनिट हुई वो हुई जूल। अगर डॉट प्रोडक्ट को तुम ओपन करते हो तो बच्चों हमेशा कॉस थीटा आता है, तो एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये करेक्ट फार्मूला वर्क निकालने का है। अब तुम यहां पे कॉस नहीं समझ रहे होगे, लेकिन थीटा जरूर समझ रहे होगे। थीटा जैसे एंगल होता है ना, उसी को थीटा बोलते हैं। ठीक, तुम्हारे बुक में W इज इक्वल टू एफ एस दिया गया, कॉस थीटा नहीं दिया गया है। वो इस वाले फार्मूले का एक स्पेशल केस है। कैसे है वो अभी समझ पाओगे। अब हम 1 बाई 1 करके समझते हैं कि यहां पे F क्या है, S क्या है, cos क्या है, थीटा क्या है। ठीक, तो बच्चों यहां पे F क्या है ये पहले समझते हैं। F मतलब फोर्स, और फोर्स को हम लिखते हैं ma से, राइट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स को क्या बोलते हैं, ma। अगर पृथ्वी की ग्रेविटी के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसी चीज को हम mg भी लिख देते हैं, राइट। और वेट को mg लिखते हैं, वेट भी यही चीज है। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू ma या mg या वेट, राइट। यहां पे जो फोर्स लोगे ये ध्यान में रखना, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स के लिए ही ये फार्मूला सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स हम समझते हैं। लेट्स से कि ये मार्कर है और मार्कर पे फॉर एग्जांपल मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 2 न्यूटन का फोर्स अभी भी लगा रहा हूं, अभी 2 न्यूटन का फोर्स पूरी जर्नी के दौरान लग रहा, कांस्टेंट है। कॉन्स्टेंटली मैं 2 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा हूं। तो ये जो फोर्स है यहां पे कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन मैं इस तरह से फोर्स लगाता हूं 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, चेंज करता जाता हूं, तो वो वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स यहां नहीं रखना होता, हमेशा कांस्टेंट फोर्स रखना होता है। तो क्या वेरिएबल फोर्स नहीं होती है हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में, होती है, लेकिन उस फोर्स को निकालने के लिए हमको कैलकुलस आनी जरूरी है। ये मैथमेटिकल टूल है जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस सब की जरूरत पड़ती है। तो इंटीग्रेशन यानी वेरिएबल फोर्स वाली चीजों को निकालने के लिए हमको ये सब पढ़ना होगा, जो कि हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा कंसर्न नहीं, हमको जो न्यूमेरिकल दिए जाएंगे उसमें हमेशा कांस्टेंट फोर्स ही रहेगी। ठीक, दूसरी चीज, ये कौन सी फोर्स है ये भी हमको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हमको ये सोचना है किस फोर्स को यहां पे रखें। फोर्स तो बहुत सी होती है, लेकिन किस फोर्स को हमें यहां रखना और कौन सी फोर्स के अकॉर्डिंग टू वर्क निकालना है, ये हमको क्लियर होना चाहिए, अन्यथा हमारा आंसर हो जाएगा गलत। कैसे, जैसे बच्चों एक मान लो ये ब्लॉक है और ये किसी टेबल पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक, अब लेट्स से कि तुम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, यानी इसको धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो। ठीक, तो ये वस्तु लेट्स से इधर मूव हो रही है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, एरो देखो, एरो की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो एंगल कितने हैं, 0 डिग्री है। तो अप्लाइड फोर्स यहां पे तुमने लिया और डिस्प्लेसमेंट ये वाला लिया, तो उसके अकॉर्डिंग टू इस फार्मूले में रखोगे, F रखोगे, S रखोगे और इसके बीच का एंगल यहां पे रखोगे और आंसर तुम वर्क डन निकाल लोगे। लेकिन अगर तुमसे पूछा गया, जैसे अगर कोई वस्तु मूव होती है, जिस डायरेक्शन में वस्तु चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगती है फ्रिक्शन वाली फोर्स। ये मैंने चैप्टर 8 में तुमको डिटेल में समझा है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन, वस्तु इधर मूव हो रही है और फ्रिक्शन की फोर्स तो इधर लग रही है। अगर तुम इस फोर्स को कंसीडर और डिस्प्लेसमेंट वस्तु का इधर हो रहा है, तो अब देखो एंगल कितना हो गया, एंगल तो 180 हो गया, यानी वर्क डन डिफरेंट हो गया। यानी फोर्स चेंज करने पे वर्क डन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन अलग हो गई ना, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। इसका मतलब कौन सी फोर्स
किससे रिलेटेड हमको वर्क डन पूछा जा रहा है, ये हमको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़ना है, अन्यथा वर्क डन ही हम गलत निकाल देंगे। एक वस्तु मूव हो रही है, उस पर बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन किस फोर्स के रेफरेंस में वर्क डन पूछा जा रहा है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब हमने ये समझा दो इंपॉर्टेंट बातें फोर्स के बारे में, जो कि इस फार्मूले में है कि ये कांस्टेंट फोर्स होती है, और फोर्स हमको कई बार डायरेक्ट नहीं दी गई होगी, हमको m दिया होगा, g दिया होगा, या m दिया होगा, a दिया गया हो सकता है, वेट दिया गया हो, उसके अकॉर्डिंग टू हमको फोर्स लेना है, और फोर्स कांस्टेंट फोर्स वाली यहाँ पे लिखना है, और साथ ही साथ कौन सी फोर्स की बात की जा रही है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हमको सोचना है, और वो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। ठीक, अब आता है S यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये मैंने तुमको चैप्टर नंबर 8 में समझाया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ये फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो अलग अलग चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो इसका मतलब इस केस में जो S है ये डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, एक वस्तु यहां चलती है, 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 तो ये सारी जो डिस्टेंसेस है उसको ऐड करोगे तो हमको डिस्टेंस मिलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो ये होता नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये शुरू की स्टेज से फाइनल की स्टेज, ये वाली जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब वर्क डन जब हम निकालते हैं तो हमारा कंसर्न ये नहीं होता कौन से पाथ से चीज होकर जा रही है, हमारा कंसर्न ये होता है कहां से चली और कहां पहुंची, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट, वो हमको यहां पर रखना है। ठीक बात, तो ये बात अगर तुम समझ गए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन सी वैल्यू रखी ये भी समझ गए। अब बात करते हैं थीटा के बारे में। थीटा बच्चों होता है एंगल होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो एंगल इनके बीच में कितना हुआ 90 डिग्री। ऐसा भी हो सकता है फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल कितना हुआ 0 डिग्री हुआ। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, 180 हो गई। तो ये एंगल क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, एंगल चेंज होने पे ऑब्वियसली वर्क डन बदल जाएगा। अभी डिटेल में और समझेंगे एक एक केस को लेके। अब हम समझते हैं यहां पे कॉस। बच्चों ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके बारे में तुम क्लास 10 में डिटेल में पढ़ोगे, क्लास 10 में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन कॉस की वैल्यू जो होती है, जैसे कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 90, ये वैल्यू तुमको क्लास 10 में भी रटनी है। तो रटनी है तो अभी रट लेते हैं, क्योंकि अभी रट लेंगे तो हम इस फार्मूले को अच्छे से समझ सकेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकेंगे। हमारी बुक में यानी एनसीईआरटी बुक में W=FS दिया गया है, लेकिन कॉस थीटा वहां नहीं है, लेकिन एंगल बीच बीच में लिखा हुआ है। तो अगर एंगल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वर्क डन भी हम बेहतर ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ कॉस की वैल्यूज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको ध्यान से दिमाग में बिठा लो, ताकि अगर कोई सिचुएशन दी जाए तो उस तरह से फिट करके वर्क डन तुमको अच्छे से फील हो सके और क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर सको। तो भाई cos 0 की वैल्यू है, cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। ठीक है, उसके बाद cos 30 की वैल्यू, कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू ही याद करने की जरूरत है, तो ये होती है √3/2 है। ये ज्यादा है, उससे कम ये होता है √3 की वैल्यू 1.7 है, डिवाइड करोगे तो 1 से कम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे cos 45 की वैल्यू, इसको वैल्यू होती है 1/√2, इसको जब डिवाइड करोगे ना तो इससे भी छोटा ये आएगा। इस तरह से cos 60 की वैल्यू 1/2, इसको डिवाइड करोगे 0.5, यानी इससे छोटा ये, उससे छोटा ये, इससे छोटा ये। उसी तरह से cos 90 की वैल्यू आ जाती है 0।
तो यानी ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और ये तो 0 हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। इसी तरह से एक सिचुएशन आ सकती है cos 180 की, इसकी वैल्यू -1, ये तो 0 से भी छोटा हो गया। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू cos 0 की होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू में स्पेशली हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो बड़ा आसान है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इन तीनों की वैल्यू तुम अगर याद हो भी क्या होगा तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। ठीक, जिसमें थीटा की वैल्यू बच्चों हम रख देते हैं 0 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। कैसे? जैसे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई, और ये ब्लॉक भी चलना शुरू करता है इसी डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन क्या हो गई, यही है। एंगल कितने डिग्री का हुआ? 0 डिग्री का हुआ। करेक्ट, ऐसे समझ सकते हो। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को मैं इधर खींच रहा हूं और मार्कर चल भी इधर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम फार्मूला लगाएंगे वर्क डन का, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। W = Fs cos थीटा। अब बच्चों यहां पे फोर्स की वैल्यू F हम मानते हैं, S वैल्यू, और cos थीटा की जगह cos 0 रख देंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको रखेंगे Fs, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब Fs W = Fs। ये वैल्यू किस में आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन हुआ। तो तुमसे पूछेगा कि पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, तो तुम बोलोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन होता है। अब जैसे मैंने बताया 1 मैक्सिमम है यहाँ पे, इससे सब छोटा है, यानी और कोई एंगल लोगे तो हमेशा छोटा ही है, यानी मैक्सिमम वर्क भी यही है, और यही फार्मूला तुम्हारे बुक में दिया गया है, W = Fs, यानी मैक्सिमम वर्क डन का फार्मूला दिया गया है। करेक्ट फार्मूला ये है, किसी भी एंगल पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन निकालना होता है, तो इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। तो ये तो केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड की बात करते हैं। हो सकता है कि जो एंगल हो थीटा ये हो जाए 90 डिग्री पे, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बच्चों होगी। जैसे मान लो कोई वस्तु है, फोर्स उस पर नीचे लग रहा हो और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो। अब तुम सोच रहे होगे ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, हो रहा हो, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। तो पहले फार्मूले में रख के देखते हैं, W = Fs cos 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो इसका मतलब वर्क डन यहां पे आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 होगा तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन 0 आता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। जो बातें मैंने यहां पे लिखी है इसको मिटा देता हूं ताकि थोड़ी सी जगह भी मिल जाए बच्चों, राइट। ये मैंने यहां पर मिटा दिया। ओके, तो मैंने क्या बोला था, ये तो वैल्यूज रट गई होगी ना, तो इसको भी मिटा देते हैं। ऑलराइट, ये कैसे सिचुएशन, वो कुली वाला केस जानते हो। एक कुली है, ठीक है, एक सामान यहां पे उसने अपने सिर पे रखा हुआ है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? यू, और कुली चल रहा है इस डायरेक्शन में, यानी इस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी कुली के चलने के साथ ही है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, एंगल कितना? 90 डिग्री। तो इसका मतलब कुली अपने सिर पे रख के अगर चलता है तो फोर्स तो वो ऊपर की तरफ लगा रहा है वस्तु पे, और चल इधर रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल हुआ। ऐसे केस में फिजिक्स की भाषा में वर्क डन 0 होगा, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि अब तुम बोलोगे नहीं वर्क तो वो कर रहा है क्योंकि बड़ा मेहनत कर रहा है। हाँ ठीक है, वो वर्क कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में वर्क नहीं कर रहा। अगर तुमसे पूछा जाए क्या वर्क डन हो रहा है सिचुएशन, तुम बोलोगे वर्क डन 0 अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक, अब मैंने बोला है कि कौन सा फोर्स ले रहे हो इस बात पर डिपेंड करता है वर्क डन। अब मान वस्तु यहां पर रखी है बच्चों, वस्तु को तुमने उठाया,
ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, वस्तु कोई रखी है उसको उठा रहे हो, तो वस्तु डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, फोर्स भी तुम ऊपर की तरफ लगा रहे हो, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो और वस्तु भी ऊपर डिस्प्लेस हो रही है, राइट। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, जीरो हो गई, तब तो मैक्सिमम वर्क डन आ जाएगा। देखा डिफरेंस तुमने देखा, फोर्स हमने चेंज किया, कौन सी फोर्स ले रहे हैं, जो ऊपर की फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी जो लगा रहे हैं उसको अगर हम कंसीडर करना शुरू करें तो वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, और ये फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा क्योंकि एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो फोर्स कौन सी ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वर्क डन कितना होगा, ठीक। एनीवेज, कुली अगर सिर पे रख के चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऐसी कंडीशन में वर्क डन 0। लेकिन कुली अगर जमीन से उठा के वस्तु को सिर पे रख रहा है तो जमीन पृथ्वी के अगेंस्ट में फोर्स काम कर रहा है, फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, राइट। फोर्स की डायरेक्शन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स क्या ले रहे हो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स ले रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके बीच का एंगल क्या है। तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए जरूरी है हर चीज को फार्मूले से रिलेट करके सोचो, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो केस सेकेंड हो गया। केस थर्ड के बारे में बात करते हैं। जब बच्चों थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, जैसे मान लो ये वस्तु है, वस्तु को हम खींच इधर रहे, फोर्स इधर लगा रहे हैं और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना होगा, 180। तो अगर वर्क डन हम निकालेंगे तो एफ एस कॉस थीटा हम करेंगे, तो यहां फोर्स F लग रही है, डिस्प्लेसमेंट S है, कॉस थीटा इसके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो अब कॉस थीटा की जगह 180 रखेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ऐसी कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का गुणा क्या होगा, नेगेटिव, तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहां पे देखो नेगेटिव वर्क डन हुआ, ठीक। तो पॉजिटिव वर्क डन बच्चों ये है, नेगेटिव वर्क डन 180 डिग्री पे हो रहा है और जीरो वर्क डन हो रहा है 90 डिग्री पर, ठीक। अभी तुम सोच रहे होगे कि ये वाली सिचुएशन कहां पे आती है। बड़ी सिंपल सी बात है, मान लो कि कोई तुम्हारा दोस्त है, साइकिल लेके आ रहा है, ठीक है। अब तुम उसको रोकना चाहते हो लेकिन साइकिल काफी स्पीड में है, तो उसको तुम जब इधर से पुश करोगे, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और साइकिल उधर से आ रही है, तो तुम उसको रोकना चाहते हो, वो इतनी स्पीड से आ रही है कि तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही है, तुम्हारे पर इस तरह से फोर्स लगा रही है कि तुम्हारे फोर्स की डायरेक्शन में अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट, तुमने ऐसे लगाया, अब उधर से साइकिल फोर्स लगा रही है तुम्हारे ऊपर, तुमसे ज्यादा उसकी फोर्स है, तो तुम्हारा डिस्प्ले फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो अगर जो तुम फोर्स लगा रहे हो और तुम पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका वर्क डन निकालना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग टू वर्क डन निकालना चाहते हो, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि फोर्स, अब साइकिल के केस में जैसे मैं बता रहा था, फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं और साइकिल की डायरेक्शन इधर है और तुम इधर खिसकते चले जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रही है, तो सिचुएशन वही है, खाली फ्लिप कर दिया गया इसको। तो नेगेटिव वर्क डन, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है 180 डिग्री पे होगी तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। तो इस तरह से तुमने देखा कि डे टू डे लाइफ में जो वर्क डन हम करते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि वो फिजिक्स की भाषा में वर्क डन माना जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन 190 डिग्री पे होगा तो वर्क डन हमेशा 0 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और एक ही लाइन पे एक्ट करेगा, मतलब 180 डिग्री पे होगा तो नेगेटिव वर्क डन, और वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना किस फोर्स को तुम कंसीडर करके वर्क डन निकाल रहे हो। अगर साइकिल वाले केस में साइकिल भी उधर से आ रही है और तुम पे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी तुम डिस्प्लेस पे उसी डायरेक्शन में हो रहे हो, फोर्स भी इधर लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव। कौन सा फोर्स कंसीडर कर रहे हो, मैं इस बात पे इंसिस्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होता है कि कौन सी फोर्स ले रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। फोर्स अगर तुम बदल दोगे
तो उसके अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट का एंगल लोगे तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से हमने बच्चों समझा, 3 केसेस लिए और इसमें अलग अलग सिचुएशन में हमने कंसीडर करके वर्क डन निकाला। अब तुम बोलोगे कि कई बार ऐसा होता है जैसे कोई ट्रॉली वगैरह तुम खींच रहे हो, तो ट्रॉली को खींचने का फोर्स इधर से खींच रहे हो, रस्सी लिया किसी वस्तु को खींचते हो, जैसे कोई बड़ा बैग रहता है उसको कैसे लेके जाते हो, ऐसे। तो फोर्स की डायरेक्शन ये है और ट्रॉली किधर जा रही है, इधर जाती है, तो इसके बीच का एंगल तो डिफरेंट हो गया। तो जो भी एंगल है यहाँ पे तुम रख दोगे, 45 है तो 45 का तो लिखा है, बाकी स्पेसिफिक एंगल का ही तुमको दिया जाता है, राइट। अगर स्पेसिफिक एंगल नहीं दिया होगा तो उसकी वैल्यू तुमको हायर क्लासेस में दी गई होती है, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट फार्मूला हो गया W = FS cos थीटा, वर्क डन। तो वर्क डन के बारे में हमने यहां पर डिटेल्स में समझा। अब बच्चों तुम वर्क तो तभी कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर एनर्जी हो। इसका मतलब एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म होती है वर्क के फॉर्म में, या वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वर्क और एनर्जी बेसिकली एक ही चीज है, उसको निकालने का तरीका अलग है, लेकिन वर्क और एनर्जी बेसिकली एक ही चीज है। इसलिए वर्क की जो यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट है। वर्क की यूनिट होती है जूल और एनर्जी की यूनिट भी होती है जूल। तो 2 टाइप के एनर्जी के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको मिटा दूं, कौन कौन सी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों बड़ा सिंपल सा तरीका, अगर कोई वस्तु चल रही है, मोशन में है, तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी रखेगी, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अगर वस्तु रुकी है तो कभी भी उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, वस्तु रुकी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ठीक है। तो अब लेट्स से ये वस्तु है, ये रुकी है, तो इस वस्तु में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर ये वस्तु चलनी शुरू कर दे तो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन हम ये बात कैसे बताएंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया फार्मूले से बताएंगे। फार्मूला याद कर लो, सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो होता है 12 mv²। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं व्हेन बॉडी starts moving from रेस्ट से अगर बॉडी मूव करना शुरू करती है तो ये फार्मूला हम लगाते हैं। यहां रेस्ट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वस्तु रुकी है और तुम देखते हो, ये मान लो वस्तु रुकी है, रेस्ट पे है, यानी इसकी u इनिशियल वेलोसिटी 0। अब यहां पे वस्तु पहुंच गई और इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दो, वस्तु का मास जो होगा यहां पे रखो, वेलोसिटी जो बोली जाएगी न्यूमेरिकल में यहां पे रखोगे और आंसर तुम निकाल दोगे। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लिख सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो बड़ा आसान है, कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी वस्तु की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एक वस्तु, मान लो यहां पे एक वस्तु है, इसका मास m है, दूसरी वस्तु है उसका भी मास m है, ये चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ये चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि मास तो सेम है। तो वेलोसिटी ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, यानी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अब बच्चों हम यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बात वर्क एनर्जी थ्योरम ये तो तुम्हारी बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन जो डेरिवेशन किया गया है बेसिस इसी का बनाया गया है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। वर्क एनर्जी से जो संबंध है उसी को थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम बोलते हैं। चलो अब हम पहले ये कहां से आया इसको डिराइव करते हैं। बच्चों मान लो कि ये एक वस्तु है, इसका मास m है, अब ये पहले से ही चल रही है, यहां पे हमने रेस्ट के लिए यूज किया, पहले से चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, ठीक है। अब उसके बाद ये वस्तु चलना शुरू करती है और मान लो यहां पर वस्तु पहुंच जाती है, मास तो बदलेगा नहीं, मास तो अभी भी m है, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है।
अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब 100% इसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसका मतलब यहां पे फोर्स लगेगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा, राइट। और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो एक्सेलरेशन की ही डायरेक्शन होती है। अभी मैंने बताया था F बराबर ma, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा है तो फोर्स भी लग रही है, करेक्ट। फोर्स निकालना चाहूंगा, कैसे निकालूंगा? m का a से गुणा कर दूंगा, F बराबर ma होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे u वेलोसिटी से चलने वाली चीज की स्पीड v हो जाती है, एक्सेलरेशन a होता है, मास m है। अब जैसे मैंने बताया वर्क और एनर्जी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नहीं, वर्क डन जो किया जाता है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। एनर्जी स्टोर हो जाए तो हमारे पास वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है, करेक्ट। तो इसका मतलब वर्क्स का फार्मूला ही हम यूज करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। बच्चों एफ क्या है? फोर्स है, तो एम इंटू ए, यहां से हम फोर्स निकाल लिया हमने। एस डिस्प्लेसमेंट है, मान लो वस्तु का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे थीटा क्या है? वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और वस्तु का एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब फोर्स भी इधर ही है। तो इसका मतलब ये cos 0 वाला सिचुएशन है। तो यहां पे हम एम ए, यहां पे एस भी है, राइट, तो एम ए एस हो गया। तो W बराबर एम ए एस, यहां पे ये हमको इक्वेशन मिली और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। ए यहां एक्सेलरेशन है, एस यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन हम बच्चों जानते हैं कि 2as बराबर होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट। तो as बराबर क्या होगा बच्चों? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ as इन इक्वेशन फर्स्ट। as यहां पर भी आ रहा है तो इसकी जगह हम ये रखने वाले हैं, तो रख देते हैं। तो W बराबर बच्चों हो जाएगा MAS की जगह मैं रख दूंगा हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करें, m मल्टीप्लाई हाफ mb स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, राइट, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो m इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो ये हो गया। ये बच्चों क्या है? फाइनल से इनिशियल अगर घटाते हो तो इसको चेंज बोलते हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी चीज को हम बोलते हैं चेंज। चेंज को दिखाने के लिए ये हम यूज करते हैं डेल्टा। काइनेटिक एनर्जी इस तरह से कर, या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी जो है ये इनिशियल वाली। तो क्या इस बात से हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन? तो लिख सकते हैं वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब यहां पे ये फार्मूला भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई बार अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन होगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे अगर इनिशियल वेलोसिटी तुम 0 कर दो, अब इस फार्मूले से अगर इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू अगर 0 है, ठीक, तो इस फार्मूले में u रखोगे तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो W बराबर क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर, और वर्क ही होता है एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बच्चों क्या हो गया? ये हो गया। देखो रेस्ट, जब वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब वस्तु चल ही नहीं रही, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जब वस्तु रेस्ट से चलना शुरू हाफ mv स्क्वायर है, लेकिन अगर वस्तु पहले से ही चल रही है और उसकी कुछ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमको ये फार्मूला यूज करना है, ये वाला, इन वर्क डन निकालने के लिए या काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालने के लिए, ठीक।
तो आई होप तुम ये समझ गए होगे अभी, और इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। तो क्या समझा? चेंज इन काइनेटिक, भाई काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होगा वही एनर्जी ही तो वर्क डन में यूज होगी। जैसे मेरे पास 10 जूल की एनर्जी है, ठीक, अब मैंने किसी चीज पे वर्क किया, मेरे पास एनर्जी जो बची वो अभी 2 जूल की बची हुई है, तो कितनी वर्क डन में इस्तेमाल हो गई? 8 जूल। 8 जूल जो एनर्जी थी वो वर्क डन में इस्तेमाल हो गई। तो इसी चीज को तुम बोल सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो तुमको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, कहां से फार्मूला ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम वाली चीजें पढ़ी और इसमें समझा कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमको कहां से मिलता है, किस तरह से हमको मिलता है। तो ये फार्मूला रेस्ट वाला है, राइट। एक बार समराइज में कर रहा हूं, देखो बच्चों, अगर मैं हाफ mv² माइनस हाफ mu² लिखूं तो ये क्या है? ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? फाइनल वाली, और ये वाली इनिशियल वाली है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी है इनिशियल वेलोसिटी वाली, ठीक है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, ठीक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को निकालने का ये फार्मूला तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक बात, ठीक। अगर वर्क डन तुमको पूछे तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले का चेंज जो होता है वही होता है वर्क डन। तो वर्क डन के लिए भी तुमको कुछ नहीं करना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ 0 कर देना, ये इसके हेल्प से तुम निकालोगे तब भी वर्क डन निकाल सकते हो गया बात। तो ये काइनेटिक एनर्जी की बातें हो गई। अब बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? देखो, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों उन चीजों में पाई जाती है जो रेस्ट पे, जिसमें वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। इसका फार्मूला बच्चों होता है पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के, यू से इसको दिखाते हैं बहुत बार, mgh, यही फार्मूला तुमको इस्तेमाल करना है। m क्या है? वस्तु का मास है। g क्या है? ग्रेविटी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h क्या है? हाइट है। लेकिन ध्यान रहे, पृथ्वी का जो सरफेस है ना, यहाँ पे हम 0 का रेफरेंस मानते हैं। पृथ्वी का जो सरफेस है वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। अब जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि h यहाँ पे ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। यानी h बढ़ने पे, g बढ़ने पे, मास बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये बातें मैं कैसे बोल रहा हूँ? फार्मूले से, क्योंकि इसीलिए शुरू में बोला कि फार्मूला तुमको याद होना चाहिए। मास बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, g बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, h बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पृथ्वी के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं तो g तो कॉन्स्टेंट रहेगा, मास अलग अलग हो सकता है, हाइट अलग अलग हो सकती है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ गए और काइनेटिक एनर्जी तुम समझ गए, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसका सम करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों U और काइनेटिक एनर्जी KE इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, अगर पृथ्वी पे कोई वस्तु, किसी वस्तु को पृथ्वी की ग्रेविटी के अंदर ऊपर हम फेंक रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम करोगे तो जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। यही है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या सिंपली भाषा में ऐसे समझो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड या इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तुम कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन उसको डिस्ट्रॉय या बना नहीं सकते। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है,
तुमने स्विच ऑन की तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से बल्ब जलने लगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गई? लाइट एनर्जी में बदल गई। काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग तरह से हो सकता है, राइट? जैसे मान लो कैंडल है, जल रही है, तो कैंडल में कौन सी एनर्जी स्टोर है? केमिकल एनर्जी। अब वो जल रही है तो दो तरह से एनर्जी वहां पे कन्वर्ट हो रही है, एक तो हीट एनर्जी में और एक लाइट एनर्जी में। तो इस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, ना ही उसको बनाया जा सकता। जैसे सूरज से रोशनी आ रही है, लाइट एनर्जी, पौधे उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, C6H12O6 हम उसको खाते हैं। तो उस केमिकल एनर्जी को हम तोड़ते हैं और उसके बाद हम मैकेनिकल वर्क करते हैं। तो केमिकल एनर्जी टूटती है तो मैकेनिकल वर्क करते हैं, यानी वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर होती है। एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो उसके फॉर्म में बाहर होती है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह होता है। एनर्जी जो सूरज की है, सूर्य की है, वो एनर्जी कंजर्व है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है, ना ही हम एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा कर सकते हैं, हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ये पृथ्वी के सरफेस पे किसी चीज को फेंकोगे तो वो हमेशा कंजर्व ही होती है। तो इसका डेरिवेशन हम फटाफट कर लेते हैं, बड़ा आसान सा डेरिवेशन है, ठीक है? चलो देखते हैं। देखो बच्चों, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, राइट? यहां से इस हाइट पे एक वस्तु को ले जाके रख दिया जाता है। तो ये हाइट हम मान लेते हैं h। h हाइट पे वस्तु को ले जाके रख दिया जाता है। तो हमने रख दिया भाई, ठीक? वस्तु यहां पे रखे ले से, ठीक? अब वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी यहां पे रखी है तो क्या है? 0 है, ठीक? वस्तु जब यहां पे टकराएगी बच्चों ना, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है v होती है, फाइनल वेलोसिटी यहां पे v होती है। जब टकराएगी तो उस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक? ओके, अब मान लो कि वस्तु यहां से गिरती है, यहां से यहां आने में वो x डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यहां से यहां तक आने में, ये मान लो ये एक पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं, यहां से यहां तक पहुंचने में वस्तु x डिस्टेंस चलती है। तो ये कितनी है? ये टोटल h है, x इससे निकाल दोगे तो ये कितनी होगी? h माइनस x होगी कि नहीं होगी? कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक होगी कि नहीं होगी? यहाँ तक x है। यहाँ वेलोसिटी तो u है बच्चों, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ये पॉइंट मान लेते हैं, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है। हमको ये सोचना ये b पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। वस्तु को यहाँ पे हमने छोड़ा तो b पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो चलो इसको हम निकाल लेते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन से जाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे चिन्ह हमको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं वस्तु यहाँ रख रही है तो ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, ठीक है? तो सब कुछ हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो हमको सब कुछ क्या करना है कि यहाँ से लेना है, तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं इस जगह पे, तो v स्क्वायर हम करेंगे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे b लिख दो, वेलोसिटी एट b। तो यहाँ पे वेलोसिटी शुरू में इस वस्तु की वेलोसिटी है 0, क्योंकि वस्तु रखी हुई है, 2 है, a है, a एक्सेलरेशन है, मतलब अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? g मान लेते हैं, है ना? पृथ्वी के द्वारा जो एक्सेलरेशन कॉज किया जा रहा है उसको हम g मान लेते हैं। तो ये g है, g तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे चाहे इस डिस्टेंस वो तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे g रख देंगे। s क्या है? जितना डिस्प्लेस हो, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना है, x है, तो यहां पे हम रख देंगे gx। तो बच्चों vb अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे, तो vb 2gx होगा, अंडर रूट 2gx होगा। b पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट 2gx होगी, करेक्ट है? ठीक है, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? यहां पे वेलोसिटी a पॉइंट पे वेलोसिटी होगी 0,
अच्छा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जब टकराने की थोड़ा देर पहले क्या होगी। तो यानी सी पॉइंट की वी सी यहां पे निकालते हैं, तो यू स्क्वायर प्लस 2g। अब कितना डिस्टेंस वस्तु चल रही है, यहां से यहां मेजर कर रहे हैं तो h डिस्टेंस चल रही है ना, तो 2gh होगी, करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी तो वस्तु की 0 है, तो vc की वैल्यू जो आ जाएगी ये हो जाएगी 2gh, राइट, अंडर रूट 2gh। तो देखो ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे वेलोसिटी जो आ रही है वो ये आ रही है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी ये आ रही है। ठीक, सिर्फ हमने वेलोसिटी निकाला, अभी एनर्जी नहीं निकाला। तो चलो अब कॉलम बना लेते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे U से दिखा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे K से दिखा रहे हैं, और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को सम करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम A पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हमको सोचना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने बोला, अर्थ सरफेस से हाइट हम लेते हैं, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h है, फार्मूला होता है mgh, होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे वस्तु रखी है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg, वस्तु का मास फिक्स, g फिक्स और हाइट यहाँ पे h है तो mgh है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो हाफ mv² में ये वेलोसिटी रेस्ट, ये v क्या है, रेस्ट पे है, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो सब कुछ क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी A पॉइंट पे जो आ रही है वो 0 आ रही है। सम करो, mgh को 0 से ऐड करोगे तो mgh प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम आ रहा है वो mgh आ रहा है। कौन से पॉइंट पे, A पॉइंट पे। अब B पॉइंट पे आते हैं। B पॉइंट पे बच्चों हम जब निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम यहां 0 से देखते हैं, तो हाइट कितनी है, h माइनस एक्स है, तो मैं यहां पे लिखूंगा mgh माइनस एक्स। ये डिस्टेंस ले रहे हैं ना, इस B पॉइंट पे हम अगर निकालना चाहते पोटेंशियल एनर्जी तो अर्थ सरफेस से हम रेफरेंस लेते हैं डिस्टेंस का, तो यहाँ पे हमने h माइनस एक्स कर दिया, ठीक, क्योंकि यहां से यहां तक तो h माइनस एक्स ही है, डन, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो mgh माइनस mgx हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो इसका मतलब जो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही है बच्चों वो आ रही है mgh माइनस mgx, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दिया। अब काइनेटिक एनर्जी यहां पे निकालते हैं, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हम यहां नीचे लिख दो थोड़ा सा, हाँ ये लिख दिया हमने mgh माइनस mgx, पोटेंशियल एनर्जी ये। काइनेटिक एनर्जी लिखा नहीं तो हाफ mv² निकालेंगे। इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी देख लेते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी B पॉइंट पे हमने निकाला है ये वाला, तो m वही रखेंगे, B पॉइंट पे 2gx है, इसको स्क्वायर्ड कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ m 2gx, स्क्वायर रूट है ना, तो रूट 2 बार मल्टीप्लाई रूट हट जाएगा, 2gx हो जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या आया आंसर, mgx आया कि नहीं आया, ठीक है। अब दोनों को हम सम करेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम करके, यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो mgx आ रही है, राइट, तो ये हमने रख दिया। अब इसको बच्चे जोड़ोगे तो देखो mgh माइनस mgx, तो ये माइनस है और इसको ऐड करोगे इसके साथ तो ये वाला तो कट जाएगा, क्या आएगा आंसर जोड़ने पे mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को जोड़ने पे जो वैल्यू आ रही है mgh आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, mg तो यहाँ ठीक, h की वैल्यू यहाँ तो 0 हो गई C पॉइंट पे, तो ये 0 रखोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो C पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अच्छा काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखेंगे हाफ mv², तो बच्चों यहाँ पे हाफ लिखेंगे, m लिखेंगे, v की जगह ये रख देंगे C पॉइंट पे,
2g, इस तरह से स्क्वायर करेंगे, हाफ करेंगे, m करेंगे, ये तो हट जाएगा तो यहाँ पे 2gh आएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना है mgh आया। तो इस C पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh, दोनों को जोड़ोगे mgh। अब यहां पे देखो A पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम mgh, B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम mgh, C पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम mgh। तो तीनों पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है उसका सम सेम ही आ रहा है। इसी को तो बोलते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी घट रही, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही, लेकिन जो सम आएगा यानी मैकेनिकल एनर्जी वो हमेशा कंजर्व होता है mgh mgh mgh। समझ में बात? तो इसका मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये भाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा पावर के बारे में समझते हैं। पावर क्या है भाई? पावर मानी शक्ति ना, पावर बराबर W/T होता है। इसको लिखते हैं बच्चों P से। सिंपल भाषा में पावर क्या है वो लिखते हैं द रेट ऑफ doing work, इसी को बोलते हैं पावर। मतलब कितना तेजी से तुम वर्क कर रहे हो वही तुम्हारी पावर है। बहुत स्लो कर रहे हो तो पावर कम है, बहुत तेजी के साथ वर्क किया जा रहा है तो हम बोलेंगे कि उसकी पावर ज्यादा है। जैसे मशीन बहुत तेजी से वर्क कर रही है, 1 सेकंड में वो ज्यादा वर्क कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पावर ज्यादा है। अगर 1 सेकंड में वो मशीन स्लो वर्क कर रही है तो इसका मतलब उसकी पावर कम है। पावर को निकालने का फार्मूला ये होता है। तो बच्चे इसकी यूनिट अगर निकालें तो वर्क एनर्जी जूल होती है, जूल, और टाइम की एनर्जी सेकंड है तो जूल पर सेकंड, या इसको वाट में भी लिखते हैं। वाट एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये लिखते हैं, ठीक है। अब तुमने देखा होगा ना कि इतने वाट का बल्ब है, इतने वाट का बल्ब है, राइट। तो जितने वाट का बल्ब होगा उसकी पावर इतनी ज्यादा होगी, राइट। तो पावर का निकालने का ये सिंपल सा फार्मूला है। तो अभी देखो जो इंडस्ट्रियल यूनिट यूज की जाती है किलोवाट आवर, ये तो इस साल सिलेबस में नहीं है तो उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो फाइनली हमने क्या समझा, पावर निकालने का ये फार्मूला है। वर्क दिया अगर है तो टाइम से डिवाइड कर दो, पावर निकल जाएगा। कई बार पावर दिया होगा, टाइम दिया होगा तो यहां से वर्क भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, इसी को रीअरेंज कर दो तो P × T हो जाएगा। अगर तुमको पावर और टाइम दिया हो तो वर्क भी निकाल सकते हो इसी की हेल्प से, राइट। तो इस तरह से हमने समझा कि वर्क, एनर्जी और पावर एक दूसरे को रिलेट करके हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर कहीं पे बोल दिया जाए कि पावर इतना है, इतने टाइम में इतना पावर यूटिलाइज किया जा रहा है, तो एनर्जी कितनी खर्च हुई, तो तुम वर्क लिख सकते हो, इसी को एनर्जी भी बोलते हो, राइट। तो एनर्जी का भी फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वर्क एनर्जी वाले इस चैप्टर को हमने फिनिश किया। बड़ी सिंपल सी बातें हमने समझी कि वर्क क्या है। वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा है। cos थीटा की वैल्यू चेंज करके अलग अलग सिचुएशन हमने देखी। उसके बाद हमने एनर्जी में 2 टाइप की एनर्जी पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में हमने ½ mv वाला फार्मूला और वर्क एनर्जी थ्योरम वाला फार्मूला भी सीखा, और हमने ये भी सीखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो बताती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन, ठीक है। उसके बाद हमने पावर के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, है ना। पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति, तो शक्तिमान सबकी वाट लगा देता है, तो वाट यहां पे लिखा हुआ है, शक्तिमान सबकी वाट लगा देता है। तो एक आता 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है बच्चों, तो ये भी याद रखना, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ठीक है। ठीक, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।